इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मेरी और नौरीन की शादी को 1 साल का अरसा गुजर चुका था। मेरी बीवी नौरीन बहुत ही खूबसूरत थी, उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर मैं उससे नफरत करता था। मैं नौरीन से शादी के लिए राजी नहीं था। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती नौरीन से कर दी। शादी तो कर ही दी, मगर मैंने नौरीन को दिल से कबूल नहीं किया था। हम दोनों में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता था। पिछले 6 माह से मैं नौरीन के करीब तक नहीं गया था, क्योंकि मुझे अब उससे घिन आती थी। मगर एक दिन अचानक मेरी बीवी ने ये खबर सुनाई कि वो उम्मीद से है। ये सोचकर मैं हैरान रह गया कि जब पिछले 6 महीनों से हम एक साथ नहीं रहे तो फिर ये कैसे हो सकता है। मैं बीवी के सामने इतनी सी बात करने से भी डरने लगा, क्योंकि मेरी अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास गया ताकि इस खबर की तस्दीक हो सके, मगर वहाँ मेरे लिए एक और हैरान कुन बात थी। जब डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक कर दी और मेरी बीवी को 1 महीने का हमल का बताया, तो मैंने हिम्मत करके अपनी बीवी के सामने ये बात रख दी और कहा कि बताओ ये बच्चा किसका है। जिस पर मेरी बीवी हंसकर कहने लगी, ये बच्चा आपका ही है। और उसने मुझे एक ऐसा राज बताया जो वो इन महीनों में करती आई थी कि ये सुनते ही मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा दिल किया कि अभी इस औरत को छोड़कर घर से निकाल दूं। मैं नौरीन को बचपन से जानता था, हम एक ही घर में पले बड़े थे। वो मेरे मामू की बेटी थी। अब्बा की वफात के बाद अम्मी मुझे लेकर नानी के पास आ गई, क्योंकि अब्बू की वफात के बाद उनके खानदान वालों ने अम्मी को घर से निकाल दिया था। मेरे अलावा उनका कोई था भी नहीं। मैं तब 3 साल का था जब अम्मी मुझे पकड़े लाहौर से जंग ट्रेन की मुसाफत के बाद नानी के घर ले आई। 3 सालों में पहली बार मैं उनके घर आया था। मैं बचपन से ही खामोश तबीयत का था, लोगों से कम ही मिलता जुलता था, क्योंकि जब से होश संभाला था अपने धदियाल में अजीब लड़ाइयों वाला माहौल था, जहां शायद ही कोई किसी से प्यार से बात करता होगा। इस सच ने 3 साल की उम्र में मुझे अलग रहना सिखा दिया था। लोगों को लेकर मेरे दिल में हमेशा खौफ ही रहता था, मगर नानी के घर आकर जब एक अलग माहौल मिला तो मुझ में कई मस्बत तब्दीलियां आने लगी। सब बहुत प्यार से रहते थे, मगर बात वही है, कौन किसका बोझ बर्दाश्त करता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद मामू का रवैया तल्ख हो गया, चूँकि अम्मी ने भी महसूस कर लिया, और फिर बहुत जिद करके अम्मी ने नौकरी के लिए नानी और मामू को मना लिया ताकि घर के खर्चे में हाथ बटा सके। मैं 5 वर्ष का हुआ तो मामू की बेटी के साथ मुझे भी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। इस तरह हम एक ही स्कूल में जाते और वापस आकर लिखते पढ़ते थे, जिससे हमारी काफी दोस्ती भी हो गई थी। मगर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, मुमानी को ये बात पसंद नहीं आती थी कि उनकी बेटी उनकी नन के बेटे के साथ मिलकर रहे, तो उन्होंने नौरीन को रोकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो भी मुझसे दूर रहने लगी। मैं दोस्त कम बनाता था और स्कूल में भी नौरीन ही वाहिद मेरी दोस्त थी जिससे मैं हर बात कर लेता। मगर उसके इस तरह दूर होने और मुमानी की अम्मी और मेरे साथ रोज बरोज बिगड़ती हालत ने अम्मी को परेशान कर दिया था। मैं अक्सर उनसे बातें करता और वो मुझे बच्चा समझकर अपना हर दुख मेरे साथ शेयर करती, और अम्मी को इन बातों ने मुझे मजबूत से मजबूत बनाना शुरू कर दिया। मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि अम्मी के सारे दुखों का मदावा कर सकूं और उन्हें सुकून वाली जिंदगी दूं। वक्त गुजरता गया, मेरा सारा ध्यान पढ़ाई पर था। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करना था। अम्मा को बचपन से काम करता देखकर मैं अंदर ही अंदर कुटता था, क्योंकि मुमानी सारा दिन घर में आराम से रहती, काम काज के लिए मुलाजमा थी, जबकि दूसरी तरफ अम्मी सारा दिन बाहर लोगों के घरों में काम करके आती और वापस आकर रात का खाना भी बनाती, सिर्फ इसलिए कि अम्मी के सर पर कोई साया नहीं था। जैसे मुमानी के लिए मामू मौजूद थे, अम्मी अपने बेटे का खर्चा पूरा करने के लिए खुद मेहनत कर रही थी। उनकी मेहनत को सराहते हुए मैंने फैसला किया था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा था। खैर, वक्त गुजरता गया और बीए के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। सब मेरी कामयाबी से बहुत खुश थे, क्योंकि अच्छी पोस्ट थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। मैंने सबसे पहले अम्मी की नौकरी छुड़वा दी और उन्हें आराम करने का कहा। मेरी नौकरी के बाद मुमानी का भी रवैया उनके साथ अच्छा होने लगा। अब जिन लोगों को हम बोझ लगते थे वही हमें सर आंखों पर बिठाते थे, मगर अरूज
زوال تو سب پر ہی آتا ہے۔ نعمانی جو اتنا غرور کرتی اور امی کو تانے دیتی تھی، ان کا برا وقت تب شروع ہوا جب اچانک ماموں کو کام کے دوران فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر سے لگ کر رہ گئے۔ کافی جگہوں سے علاج کروایا مگر کسی نے کوئی امید نہ دکھائی۔ ماموں کی ساری جمع پونجی ان کے علاج میں صرف ہو گئی اور وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ جب انہیں مدد کی ضرورت تھی، سب خاندان والوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ ممانی کے اب میکے والوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ تبھی امی نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی فیملی کو سنبھالا۔ ماموں کے علاج سے لے کر گھر کے خرچ تک سب میں ان کی مدد کرنے لگی۔ امی ممانی کو حوصلہ دیتی کہ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نورین نے بھی FA کر لیا تھا اور وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ماموں کی بگڑتی طبیعت سے پریشان ہو کر ممانی کو اب ہر وقت اس کے رشتے کی فکر ستانے لگی۔ کئی رشتہ دیکھنے آتے وہ ان کی مالی حالت دیکھ کر الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتے۔ 1 مہینے تک ایسا ہی چلتا رہا۔ روز کوئی نہ کوئی فیملی نورین کو دیکھنے آتی اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام ممانی اچھے سے کرتی، مگر ہر کسی سے ایک ہی جواب سننے کو ملتا کہ نہ بھائی ہے اور نہ ہی باپ کماتا ہے تو جہیز میں کیا دو گے۔ امی جو خاموشی سے یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی، ان سے اپنے بھائی کی پریشانی دیکھی نہ گئی اور انہوں نے اس بنیاد پر کہ میں ان کی بات سے انکار نہیں کروں گا، ماموں سے میرے اور نورین کے رشتے کی بات کر دی۔ ان کے ذہن میں ہماری بچپن کی دوستی کا ہی تصور تھا، بلکہ اتنے سالوں میں نورین کا اصل روپ اور ہماری مشکل حالت میں اس کا میری امی کے ساتھ رویہ مجھے اس سے کافی دور لے گیا تھا۔ میں امی کی اس خواہش پر حیران رہ گیا کہ جس لڑکی نے اتنے سال ان کے ساتھ بدتمیزی کی، آج وہ اسے اپنی بہو بنانے کا کہہ رہی ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب امی مجھ سے اس بارے میں بات کرے گی، اور جیسے ہی وہ وقت آیا میں نے سارے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہیں وہ سب کچھ یاد کرایا جو ممانی اور نورین ان کے ساتھ کرتی تھی۔ نورین بچپن میں اچھی تھی مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو ممانی نے اسے اپنے جیسا بنا لیا تھا۔ ممانی کی دیکھا دیکھی وہ بھی مجھے اور امی کو حقیر سمجھتی تھی، مگر میری نوکری کے بعد جیسے ہی ہمارے حالات بہتر ہوئے دونوں نے ایسے رنگ بدلا کہ لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی دونوں ہیں۔ میں نے امی کو یہ سب یاد کرانے کی کوشش کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے چند الفاظ بولے جو مجھے خاموش کرانے کے لیے کافی تھے کہ دیکھو بیٹا، ہمارے برے حالات میں ماموں اپنی بیوی کے خلاف جا کر ہمیں گھر لے آئے، رہنے کو چھت دی، اتنے سال ہمیں ساتھ رکھا۔ کیا میں اپنے اس بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ اس کا بوجھ کم کر سکوں؟ کون دے گا رشتہ ایک مفلوج باپ کی بیٹی کو جس کے سر پر کوئی اور کمانے والا بھی نہیں ہے؟ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ امی ان کے احسان کا بدلہ اس طرح چکا رہی ہیں، میری مرضی جانے بغیر۔ امی نے مجھے اپنی قسم دے دی کہ میں ہمیشہ نورین کے ساتھ اچھے سے رہوں گا اور ان کی زبان کی لاج رکھوں گا۔ بس مجھے اب اپنی ماں کے الفاظ کا مان رکھنا تھا۔ چونکہ ماموں کی خواہش تھی کہ سادگی سے شادی کرنی ہے، اس لیے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں ہماری شادی کر دی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک ہم ماموں کے گھر ہی رہے، مگر پھر ہم نے اپنا ایک الگ مکان لے لیا۔ ہفتے میں 2 دن ماموں کا حال معلوم کرنے چلے جاتے تھے۔ نورین جیسے شادی سے پہلے اچھی تھی، بعد میں اس نے ایک الگ ہی روپ لے لیا تھا۔ وہ اپنے میکے چلی جاتی اور کئی دن واپس ہی نہ آتی۔ میں نے کئی بار ٹوکا مگر ہر بار وہ معاملہ بگڑنے سے پہلے مجھے چپ کروا دیتی۔ اپنے بھائی کے لیے کیے گئے لحاظ کی وجہ سے امی اسے کچھ نہ کہتی، مگر نورین بجائے سمجھنے کے مزید خود سر ہوتی گئی۔ میں صرف ماں کے کہنے پر فرض نبھا رہا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ ماموں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماموں کی وفات کے بعد ممانی ہمارے گھر آ گئی، جو کہ اپنے بھائی کے لیے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ ماموں کی وفات کے غم نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ انہیں سارا دن کام پر ہوتا، امی اپنے کمرے میں، اور اس طرح نورین اور ممانی نے پورے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ماموں نے اپنی آخری لمحات میں امی سے وعدہ لے لیا کہ ان کے بعد ان کی بیٹی اور بیوی کا سہارا وہی بنے گی۔ ایک تو نورین کو سنبھالنا مشکل تھا، اوپر سے ممانی بھی آ کر اپنے حکم چلانے لگی۔ امی شروع سے ہی خاموش طبیعت کی تھی اور بیماری میں تو انہوں نے مزید خود کو محدود کر لیا تھا۔ میں دفتر سے آ کر امی کی دوائیاں چیک کرتا کہ نورین ان کو دوائیاں دے رہی ہے یا نہیں، مگر روز دوائی کھانے کے بعد بھی ان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔
उल्टा हालत रोज बिगड़ती जाती। कुछ अरसे बाद अम्मी की हालत खराब होने से अस्पताल में दाखिल हो गई। तब मुआयने के दौरान ही पता लगा कि अम्मी को दवाई नहीं दी जा रही थी। ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ। एक लम्हे को तो मुझे कुछ समझ न आया, क्योंकि मैं आकर चेक करता था, रोज दवाई कम होती थी। मगर जब मैंने इस बात की तस्दीक चाही तो पहले तो नौरीन ना मानी, मगर जैसे ही मैंने गुस्सा दिखाया तो वो फौरन मान गई और अपनी गलती का एतराफ करने लगी। ऐसा जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि मुझे इस औरत से घिन आएगी। तैश में आकर मैंने उसे बहुत बातें सुनाई। इतने में मुमानी ने आकर उसे बचाया और मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं अस्पताल में अम्मी के पास आ गया, जहां वो आधी मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। मैं उनसे माफी मांगने लगा, तभी उस बेजान वजूद में हरकत हुई और आंख खोलते ही पहले अल्फाज जो उन्होंने कहे वो उस औरत का नाम था जिससे चंद लम्हे पहले मुझे शदीद नफरत हुई थी। मैं नहीं जानता था कि वो मेरी माँ के आखिरी अल्फाज होंगे, जिसमें भी वो मुझे नौरीन को कभी दूर ना करने का वादा ले रही थी। अम्मी के अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कब तक हमें उनके एहसानों और वादों का बोझ उठाना पड़ेगा। और कुछ ही दिनों में मेरी माँ फौत हो गई। माँ को खोने के बाद मेरी जिंदगी में जैसे कुछ बाकी ही नहीं रहा था। मैं आधी रात तक घर से बाहर रहता, खाना भी बाहर से खाता। उससे मेरी बात ना होने के बराबर थी। कुछ महीनों बाद जब वो अपनी उम्मीद से होने की खबर दे रही थी तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने जो किया वो नाकाबिले माफी था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने किसी बाबा का जिक्र किया जिसका रास्ता उसे मुमानी ने बताया था। मैं इन दोनों की अकल पर मातम करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बदनामी की वजह से चुप हो गया था, मगर कब तक चुप रहता। फिर मैंने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और बिना बात बढ़ाए खामोशी से सच्चाई का पता लगाने का सोचा। मैं कुछ दिन नौरीन की हरकतों का बगौर मुशाहिदा करता रहा। हफ्ते में 3 दिन वो सुबह मेरे जानने के बाद रिक्शे में कहीं चली जाती और दोपहर को लौटती थी। और जब मैं शाम को उसकी मसरूफियात पूछता तो उसमें कहीं बाहर जाने का जिक्र ही ना होता। अगले दिन मैंने उसका पीछा किया और उसे एक घर में जाते देखा जो देखने में तो काफी पुराना लग रहा था। वहाँ एक बड़ा सा सेहन था जहाँ लाइन में चंद कमरे थे। मैं उसका पीछा करता उस कमरे तक चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, नौरीन किसी बाबा की गोद में सर रखे आंखें बंद किए लेटी हुई थी और वो आदमी उस पर हाथ फेर रहा था और कुछ पढ़ रहा था। मैं नौरीन को ऐसे बिना दुपट्टे के किसी गैर मर्द की गोद में सर रखे देखकर गुस्से से आग बगोला हुआ। वो आदमी उसके सर पर हाथ फेर रहा था। मेरी आहट से उसने आंखें खोली तो मुझे देखकर हैरान रह गई। नौरीन फौरन से उठ खड़ी हुई। मैंने नौरीन को धक्का देकर पीछे धकेला और उस आदमी का गिरीबान पकड़ लिया। नौरीन उसकी तरफदारी करने लगी कि उसके दम की वजह से ही हमें औलाद जैसी खुशखबरी मिली है। मैंने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और फिर उस आदमी को घसीटने लगा, मगर उसने अपना गिरीबान छुड़वाया और ढिठाई से बोला कि ये अपनी बीवी से पूछ, वही मेरे पास आती थी। मैं उसे खुद जाकर नहीं लाता था। काफी देर ऐसे हंगामे के बाद मैं नौरीन को लेकर घर आ गया और उसकी असलियत उसकी माँ के सामने बेनकाब की, मगर मुमानी बिजाय उसे गलत कहने के उसका साथ देने लगी। मैं समझ गया था कि ये सब क्या माजरा है। मैंने नौरीन को हकीकत बतानी चाहिए कि जब मैं पिछले 6 माह से तुम्हारे करीब ही नहीं आया तो ये बच्चा कैसे हो गया, मगर उसकी अकल पर पत्थर पड़े थे। वो कुछ समझ ही नहीं रही थी, बस यही कह रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा है जो बाबा जी के दम करने की वजह से हुआ है। कुछ ही दिन बाद इस ढोंगी बाबा की असलियत खुल के सामने आ गई कि कैसे वो दम के बहाने औरतों को बेहोश करके उनके साथ गलत हरकतें करता था। उस वक्त मेरी नौरीन के लिए नफरत मजीद बढ़ गई थी। बाबा की असलियत मालूम होने के बाद नौरीन मुझसे माफिया मांगने लगी। वो मेरे पैरों में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता कि वो बाबा मेरे साथ क्या करता था। बस वो एक दवाई खाने के लिए देता था जिसे वहीं बैठकर खाना होता था। उसके खाते ही मुझे नींद आ जाती। फिर मेरी आंख 2 घंटे बाद खुलती थी। उसकी आंखों से पर्दा हट चुका था, मगर अब बहुत देर हो गई थी। उसने अबॉर्शन की कोशिश की, मगर अबॉर्शन ना हो पाया। नौरीन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और उसमें काफी बदलाव आ गया था। आखिरकार अम्मी के वादों का पास करते हुए मैंने उसे माफ कर दिया और उस दिन के बाद से एक बदली हुई नौरीन मुझे नजर आई, जो शायद शादी के फौरन बाद होती तो आज मेरी माँ भी मेरे साथ होती। कई चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं भूल सकता, मगर मैं इन रंजिशों को साइड पर रखकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की ताकि मामू और अम्मी दोनों की रूह को सुकून मिल सके। इस बच्चे को जन्म देने के बाद
ہم نے اسے ایک فلاحی ادارے کو سونپ دیا تھا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے 2 بیٹے بھی ہیں۔ نورین اور میں خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔